हाल ही में बसंत पंचमी निकली थी। आप सोचिए बसंत पंचमी का लोग सरस्वती पूजा, मतलब एक माता सरस्वती की पूजा ना करते हुए लोग वैलेंटाइन डे हाँ डोर टू डोर जाके बच्चों को ढूंढते हैं। तो लगभग कितने क्षेत्र कर चुके हैं, काफी लोगों को हम जॉब भी लगा चुके हैं। तो डोर टू डोर आप लोग जाते हैं? ऐसी हिम्मत लड़कियों के अंदर भी है, क्योंकि जब तक वो निकलेंगी नहीं करेंगे नहीं तब तक उनको बात नहीं कर रही। हमारे मोदी जी पे मुझे विश्वास है कि वो जो कर रहे हैं वो कुछ अद्भुत ही है, मतलब लोग खींच रहे हैं। तो आप मानते हैं कि 2014 से बदलाव है बहुत ज्यादा देश में? बहुत ज्यादा बदलाव है। श्री राम को लोग जानते हैं, जय श्री राम के नारे जानते हैं। आप देखिए इतनी पूजा पाठ पहले होती थी, आजकल तो महिलाएं भी जो हाउसवाइफ है रील बना बना के डाल रही है जय श्री राम के, कि चलो गाने हैं वो उसमें लोड कर करके डाल रही है। तो ये सब क्या ऑटोमेटिक नहीं है, ये एक जगह जगह हनुमान चालीसा अपडेट होना। और ये जो हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, ये क्या है? ये पूरी सनातनी संस्कृति को बढ़ाने का एक होता है कि उनको हर तरह से उनका मानसिक, शारीरिक, हर तरह से विकास किया जाए, और उसके लिए जो भी सुविधा मैं दे सकती हूँ, मेरी एनजीओ प्रोवाइड करा सकती है, तो वो पूरी उनको शिक्षित में भी रखा है। हाँ, हमारा सेंटर ऐसे नहीं, हम जगह जगह जाते हैं, वहाँ पे बच्चियों का ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बना के उनको दिल्ली पुलिस की बहुत हमें मदद मिलती है, जिनकी वहाँ से टीचर्स आती हैं जो सेल्फ डिफेंस कराती है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी उनको कोई नहीं, पर आज भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। आज भी रात में निकलने में, दिन में निकलने में महिलाओं को एक ना एक डर जरूर रहता है कि उनके साथ कभी भी कोई घटना, तो उनको पता नहीं चल पाता कि उनकी जैसे बच्ची है वो कहीं कुछ करके आई या कुछ बात हो गई, लड़ाई हो गई, माँ बाप ने भी नहीं पूछा, अंदर गए, अपने आप को अकेला कर लिया, सोशल मीडिया में वो लगे हुए हैं, क्या गलत कर रहे हैं, माँ बाप ने देखना ही बंद कर दिया है। पहले बच्चा आता है उसके दोस्त बनो, सबसे पहले घर में बच्चे के दोस्त नहीं बनोगे तो बच्चा आपसे कुछ भी वो, ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी एक बच्चे पे तो ध्यान नहीं दे पाएंगे, पर आपका नेचर सॉफ्ट हो और बड़ी फ्रेंडली आप बच्चों से बात कर, तो 30 बच्चे क्या, आप एक क्लास में 60 बच्चों को भी हैंडल कर सकते हो। तो आपको चाहे कितना भी कुछ हो रहा हो तो आपको बच्चों के साथ बहुत पोलाइट रहना चाहिए। स्ट्रिक्टनेस इतनी ज्यादा नहीं दिखानी चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके किसी कोने में डर बैठ जाए, उस डर का कहीं गलत रिजल्ट हो जाए। दोस्तों नमस्कार, लगातार हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते रहते हैं जो लगातार समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी तस्वीरें कई बार हमने न्यूज़ में दिखाई हैं, अपडेट की हैं। हमारे साथ संध्या सिंह जी हैं जो लगातार सामाजिक तौर पर काम कर रही हैं और दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर हैं। BTSS आपने देखा होगा कि RSS का एक बड़ा संगठन है जो चीन में, आपने देखा होगा कि शिव जी का जो मंदिर है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भी मैडम का महिलाओं का एक बड़ा पद है। आपको बता दें कि आज हम उनसे अपडेट करने आए हैं कि समाज में किस तरीके से वो काम कर रही हैं, मोटो क्या है, और महिलाओं और बच्चों को जिस तरीके से उत्पीड़न इस देश में हो रहा है उसको लेकर किस तरीके से बच्चियों को मजबूत कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार मैडम, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि सामाजिक तौर पर आप ग्राउंड में कब आए और क्या सोच के आप आए, क्या स्थिति आपने देखी तब आप आए? सामाजिक तौर पे मैं काफ़ी टाइम से बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, काफ़ी साल हो गए। अब इस साल मैं गिन नहीं सकती ज़्यादा, हालांकि मेरा बहुत व्यस्त वो रहता था कि मेरी एक कंपनी है, मैं उसमें भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ, और समय समय पे निकलने पर मैं बच्चियों के लिए काम करती रहती थी। पहले भी मैं कई एक NGO के साथ मिलकर काम किया है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं और अच्छा काम करूँ, तो मैंने अपनी एक NGO बनाई, दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन, इसकी मैं फाउंडर हूँ। फिर भी मुझे लगा कि मेरे लिए ये कम पड़ रहा है और मुझे कुछ और नए मुद्दों पे काम करना चाहिए। तो मैंने एक संघ है, भारत तिब्बत समन्वय संघ, क्योंकि मैं महिलाओं के ऊपर ही मेनली काम कर रही हूँ निरंतर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तिब्बत में जो महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए बड़ा एक लगा कि मुझे उस पर कुछ काम करना चाहिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि परम पूजनीय दलाई लामा जी हमारे ही देश में रहते हैं, हम भी उन्हें गुरु मानते हैं, तो वो काफी टाइम से हमारे साथ हैं। और वहाँ तिब्बत में हमें सबसे ज्यादा हमारे भोलेनाथ जी का मूल स्थान कैलाश पर्वत पर है, और वो चीन के कब्जे में है। और चीन कहाँ है? चीन ने कब्जा किस पे जमा रखा है? तिब्बत हमारा ही भारत देश का पार्ट है। और तिब्बती भाई बहन जो इतने सालों से रह रहे हैं हमारे भारत देश में, तो वो भी हमारे पार्ट है।
तो हमें लगता है कि जो वहाँ पे महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। उसको रोकने के लिए जिस तरह से भी कार्य किए जाए, तो हमारा जो संगठन है वो उस पर काम कर रहा है। तो यही कारण था कि मैंने संगठन को ज्वाइन किया और मैं निरंतर इस पे काम कर रही हूँ। लेकिन समाज में जिस तरीके से बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, अगर देखा जाए तो इस देश में बलात्कार की घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं और बच्चियों को ज़्यादातर लोग अकेला सोचकर, अगर मान लीजिए अभी तो सरकार की तरफ से जो काम किया जा रहा है वो तो एक अलग है, लेकिन अभी भी उत्पीड़न खत्म नहीं हो रहा है। उसके लिए आपने कोई मुहिम चला रखी है ताकि महिलाएं और बच्चियां खुद सशक्तिकरण, मतलब अपने आप में ताकतवर बने, लड़ सकें? जी, अभी जो मैं काम कर रही हूँ मेरी एनजीओ में मेनली तो बच्चियों पे ही काम होता है कि उनको हर तरह से उनका मानसिक, शारीरिक हर तरह से विकास किया जाए और उसके लिए जो भी सुविधा मैं दे सकती हूँ, मेरी एनजीओ प्रोवाइड करा सकती है, तो वो पूरी उनको शिक्षित में भी किया जा रहा है। तो काफी लड़कियां हमारे पास आती हैं जिनकी शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो कोई सेंटर आपने खोल रखा है? हाँ, हमारा सेंटर ऐसे नहीं, हम जगह जगह जाते हैं, वहां पे बच्चियों का ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के उनको, दिल्ली पुलिस की बहुत हमें मदद मिलती है, जिनकी वहां से टीचर्स आती हैं जो सेल्फ डिफेंस कराती है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी उनको क्लासेस देते हैं जिससे वो हर तरह से स्ट्रांग हो जाएं और खुद से कोई उन पे मुसीबत आए तो वो जाके अपना मुकाबला कर सकती है। क्योंकि आपको पता है आजकल लड़कियों को इस तरह से, चाहे कितना भी हम बोल दें कि अब आज की डेट में नारी को सब कुछ मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, कोई नहीं, पर आज भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। आज भी रात में निकलने में, दिन में निकलने में महिलाओं को एक ना एक डर जरूर रहता है कि उनके साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है। खासकर राजधानी दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में तो कुछ ज्यादा ही वारदात होती हैं। लोग किस तरह से होते जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा असर तो ये हमारा ये जो आजकल मूवीज आ रही हैं, सब चीजें ओपन कर दी है, चैनल्स इस तरह के आने लग गए हैं, तो कई लोगों के मानसिकता पे जो असर पड़ रहा है उससे हमारे बच्चों पे, हमारी बच्चियां खतरे में पड़ रही हैं। तो मेरे हिसाब से मोदी जी बहुत उपाय कर रहे हैं, बहुत चीजें उन्होंने अच्छी करने की कोशिश की है, पर फिर भी मैं कहूंगी जो अभी भी हमारी जो बच्चियां हैं वो असुरक्षित है और उनके लिए हमें कुछ ना कुछ और करना चाहिए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने चाहिए, लाइट्स वगैरह जितनी भी स्ट्रीट्स लाइट्स हैं उनको प्रॉपर होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे बहुत लगे होने चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है। शिक्षा पर भी कोई मुहिम आपने चला रखी है बच्चों को डेली? हाँ, हमारे यहाँ काफी सारी बच्चियां आती हैं जिनके लिए रेगुलर क्लासेस चलती है, आर्ट एंड क्राफ्ट, उनके जो क्लास में उन्हें पढ़ाया जाता है उसका भी पूरा हम लोग हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से उनको पढ़ाते हैं। एक तरह से वो स्कूल में तो तैयार हो ही रही है, पर हमारे यहाँ भी हम उनको हर तरह से फ्री ट्यूशंस, फ्री सारी चीजें कराते हैं, हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं और हम उनके खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं कि जिनके घर में बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं तो हम उनको राशन वगैरह जो भी है जो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। और जो भी होनहार बच्चे हैं जो मतलब अच्छा कर पा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं इनके लिए कहीं अच्छे कोर्सेज करा पाए, तो हम वो भी कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जब वो जो बच्चियां पढ़ भी रही हैं उनको कहीं अच्छे से जॉब लगा के वो भी हम करती है हमारी एनजीओ। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ, हाँ, उसको आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी जी जी। और शिक्षा पर अगर हम बात करें, क्योंकि कल ये बच्चियां नहीं होंगी तो ये आपको सोचिए कोई विकास होगा, शुरुआत तो वहीं से होती है, वही बेटी है, वही माँ है, वही बहन है, तो हमें ये चीज अपने दिमाग में रखना चाहिए। आज ये है, नारी है तो सब कुछ है, नारी नहीं है तो कुछ नहीं है। कितने मंथ आपको हो गए हैं, महीने हो गए हैं कि लगातार आप ये दोनों शिक्षा को लेकर और बच्चों को मोटिवेशन और अभी जब से हमने एनजीओ स्टार्ट करी है, जो हमने रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करी है उसको 3 साल हो गए हैं। 3 साल से हम इस काम में लगे हुए हैं और काफी बच्चियां, हम कम से कम 600-700 बच्चों को हम अभी तक अच्छी तरह से ट्रेन कर चुके हैं, काफी लोगों को हम जॉब भी लगा चुके हैं। तो डोर टू डोर आप लोग जाते हैं, आपकी टीम डोर टू डोर? हाँ, डोर टू डोर जाके बच्चों को ढूंढते हैं। तो लगभग कितने क्षेत्र और हम ग्रुप्स बनाते हैं? कितने क्षेत्र होंगे? अभी काफी सारे होंगे, मतलब 20-25 तो हमारे इस एरिया में। द्वारका की पूरी दिल्ली? अभी पूरी दिल्ली भी कवर कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जनकपुरी हो गया, विकासपुरी, जहाँ पे भी ये रूरल एरिया होता है, जहाँ पर ये कॉलोनीज होती हैं
वहाँ जाते हैं हम लोग और वहाँ से ग्रुप बनाते हैं। और दूसरा, घर घर जाके बच्चों को हम उनके फैमिली से मिलते हैं, उनके परिवार को समझाते हैं कि बच्चों में फर्क ना करो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को बराबर समझो। जितनी हिम्मत आप उन्हें दे रहे हो, लड़कों को हिम्मत दे रहे हो, वैसी हिम्मत लड़कियों के अंदर भी है। क्योंकि जब तक वो निकलेंगी नहीं, करेंगी नहीं तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। मैडम, एक महत्वपूर्ण सवाल, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के ज़रिए अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और लोग अपने आप को मतलब डाउन भी कर रहे हैं। लेकिन आजकल की सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, आज की युवा पीढ़ी और बच्चियाँ ज़्यादा लीन हो रही हैं, दोस्तियाँ कर रही हैं। उसके बाद आपने बीच में सुना होगा 35 टुकड़े, कहीं कुछ, कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो सोशल मीडिया को लेकर भी आप जब अपनी टीम के साथ जाते हैं तो क्या उसके लिए भी अवेयरनेस करते हैं? और सोशल मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस के बच्चों के साथ साथ क्या आप परिवार को भी जानकारी देते हैं कि आप अपने बच्चों को कैसे मोटिवेशन कर सकते हैं, सोशल मीडिया से दूर रख सकते हैं? वो एक और चीज़ मैं बताती हूँ। क्या होता है कि हम आजकल का जो समय है बच्चों का, कि घर में बच्चे, पेरेंट्स कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, तो वो बच्चों पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते, उनको सब चीज़ें नहीं बताते हैं। तो उनको पता नहीं चल पाता कि उनकी जैसे बच्ची है, वो कहीं कुछ करके आई या कुछ बात हो गई, लड़ाई हो गई, माँ बाप ने भी नहीं पूछा, अंदर गए, अपने आप को अकेला कर लिया, सोशल मीडिया में वो लगे हुए हैं, क्या गलत कर रहे हैं माँ बाप ने देखना ही बंद कर दिया है। पहले बच्चा आता है, उसके दोस्त बनो। सबसे पहले घर में बच्चे के दोस्त नहीं बनोगे तो बच्चा आपसे कुछ भी शेयर नहीं करेगा। उनको समझो, क्योंकि आज के हिसाब से आपको भी अब बच्चों के हिसाब से बदलना होगा, क्योंकि तभी वो आपको फ्रेंड बनाएंगे और वो आपको सारी चीजें बताएंगे। क्योंकि बाहर क्या कब हो जाता है, और आजकल के बच्चे सहन शक्ति तो है ही नहीं उनके अंदर, तो वो गलत चीजों के शिकार हो जाते हैं और गलत रास्ते में पड़ जाते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आजकल इतने चैनल आ गए हैं, नेटफ्लिक्स, जो बिल्कुल ओपन है और जिसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, हर छोटे से छोटा बच्चा भी देख लेता है चुपचाप से, जो पहले नहीं था। तो आप देखिए वो केसेस क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं। रीजन यही है कि सोशल मीडिया पे हम गलत, और दूसरी बात हमारी जो संस्कृति है लोग भूलते जा रहे हैं। अभी हाल ही में बसंत पंचमी निकली थी, आप सोचिए बसंत पंचमी का लोग सरस्वती पूजा, मतलब एक माता सरस्वती की पूजा ना करते हुए लोग वैलेंटाइन डे बना रहे थे। ठीक है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट सबने समझा। पर जो हमें शिक्षा देती है देवी, जिनका हम नाम लेके सब कुछ करते हैं, और वो उनका नाम ना लेते हुए हम वैलेंटाइन डे पे रोज खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहीं सुबह से भगवान का नाम ही ले ले, तो सब भूल ही गए हैं। आप मतलब संस्कृति ऐसी हो चुकी है कि लोग किस में भाग रहे हैं, मतलब वो अपने हिंदुस्तानी संस्कृति बिल्कुल भूल चुके हैं। लेकिन आपने भी शायद बसंत पंचमी के दिन कार्यक्रम किया था, तो क्षेत्र के लोगों को बुलाया था, उस पर बच्चे भी आए थे, तो कितना अवेयरनेस उसमें हुआ? हमने हमारा यही मैसेज देने का था कि हमने जो प्रोग्राम किया था कि ये सरस्वती पूजा है, आप इसको सेलिब्रेट करो, ये जरूरी है, ना कि वैलेंटाइन डे। उससे हमें क्या मिल रहा है ये बताओ? क्या आपका विकास हो रहा है उससे? कुछ नहीं। पर आप अपनी संस्कृति को पहचानना भूलते जा रहे हो, आप बाहर की संस्कृति अपना रहे हो। तो हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, उसे अपनाना चाहिए। आपने भी बताया कि अगर माता पिता बच्चों के दोस्त बनते हैं तो बहुत बदलाव होगा और बच्चे अपने माता पिता को हर बात शेयर करेंगे, यही बात है ना, ताकि घटनाओं से मतलब घटना ना हो। लेकिन जिस तरीके से आप क्या मानती हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए बच्चे दोस्त बना रहे हैं, एक दूसरे को घर में बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि बेटियां और हमारे जो लड़के हैं आजकल के, वो आगे बढ़ सकते हैं? वैसे मैं एक चीज़ ये भी बोलूँगी, सोशल मीडिया के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। आज की डेट में बच्चे इतनी सर्फिंग करते हैं गूगल पर, कोई चीज़ उन्हें ढूंढनी होती है तो काफ़ी चीज़ें, वो अच्छी चीज़ें भी करते हैं, पर कुछ चीज़ें गलत भी कर लेते हैं। तो फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं, ये भी मैं बोलूँगी। सोशल मीडिया का यही नहीं कहूँगी कि सारे नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदे भी हैं। हमें देखना है, एज ए पेरेंट हमें देखना है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है। उसको रोज रोज टोकने की बजाय उसको अलग तरीके से समझाया जाए कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है। आजकल बच्चे ज्यादा सुनते भी नहीं है, तो हमें तरीका बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चों को डांटना नहीं है, ये नहीं करना, डांटने भी जरूरी होता है कि क्या आप क्या कर रहे हो, बस उनके बीच में रहो कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे पूछो,
उनकी बातें भी सुनो कि वो क्या चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि जो चीज़ नहीं पॉसिबल है और जो नहीं है तो उनको उसकी तरह से समझाओ। वैसे आज की डेट में बच्चियाँ खासकर लड़कियां इतनी आगे जा रही हैं, जैसी इतना कुछ कर चुकी हैं कि मतलब आप सोचो, रिक्शे वाले हो गए, एक पेपर बेचने वाला, हाँ, एक शायद वो मिस यूनिवर्स भी बनी थी, जो जिसके पापा शायद ऑटो चलाते थे। तो आपके सोचो कि अगर आपने एम बना लिया कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है, तो वो दिन दूर नहीं है कि आप उस जगह पहुंच जाओगे। तो आज की डेट में लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं, आईपीएस ऑफिसर बन रही हैं, और आज की जो न्यू जनरेशन जितनी भी आ रही है बहुत नॉलेज वाली भी आ रही है। बस क्या है, हमें देखना है हमारा बच्चा ट्रैक क्या ले रहा है, क्योंकि जो छोटे लोग जो होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों पे भी ध्यान देते हैं, तो उनके बच्चे फिर भी आगे निकल जाते हैं। दूसरा, उनको लगता है कि मेरे माँ बाप ऐसी जिंदगी गुजार चुके हैं और आगे हम अच्छा कर लेंगे तो वो उन्हें गुजारने नहीं मिलेगी, तो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इसलिए वो अपने एम पर बहुत ध्यान देते हैं। पर सबसे ज्यादा जितनी भी अच्छी फैमिलीज होती है वहां कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि इनके घर वाले पूरे टाइम काम में ही लगे रहते हैं, बच्चों के साथ कम समय बिताते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे उनसे दूर होने लगते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप अगर दोनों काम कर रहे हैं, हाँ, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना दिमाग लगाते हैं, उनको ये लगता है कि मेरी माँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, हाँ, हाँ, तो वो बच्चे अपना लक्ष्य बना लेते हैं, हाँ, और उसी में लगे रहते हैं। माँ बाप को लगता है कि पता नहीं बच्चा कर क्या रहा है, और वो बच्चा बताता भी नहीं कि मुझे करना क्या है। हाँ, हाँ। लेकिन आगे जाके जब पता चलता है कि बच्चा आईपीएस बन गया या बच्चा नेवी में चला गया, तो क्या मानते हैं कि माँ बाप के साथ साथ बच्चा भी अगर अपना एक लक्ष्य बना ले तो बहुत कुछ हो सकता है? हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। काफी पेरेंट्स इतने अच्छे होते हैं, सब तरह से बच्चों को सपोर्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं जैसे मान लो कहीं डिफेंस लाइन में बच्चे को जाना है, एयरफोर्स में जाना है, तो काफी पेरेंट्स डर जाते हैं। एक डर भी एक बड़ी चीज होती है, तो वो डर के कारण सपोर्ट नहीं करते। पर मैं ये कहूंगी कि जो होना है वो भगवान ने पहले से लिखा हुआ है, तो अपने बच्चे को उसकी चॉइस के हिसाब से करने दो, ठीक है, क्योंकि उसकी खुशी उसमें है। अगर आपने उसे रोका तो हो सकता है वो बहुत गलत हो जाए, गलत सोचने लग जाए, कुछ गलत ना कर ले, तो बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। और अच्छा, स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ जब बच्चों को शिक्षा दी जाती है या उनको बच्चियों को पावरफुल बनाया जाता है, सेल्फ डिफेंस सिखाई जाती है, तो टीचर अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से समझाते हैं। आप जब उनके बीच जाती हैं तो क्या आप मानती हैं कि टीचर को भी बच्चों का एक अच्छा दोस्त होना, क्योंकि वो गुरु होते हैं, जी जी, और सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप से ज़्यादा टीचर से ही ज़्यादातर डरते भी हैं बच्चे, और ज़्यादातर सीखते भी हैं, शिक्षा भी लेते हैं, तो क्या मानते हैं कि आजकल का जो टीचिंग लाइन है, टीचर को भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए बच्चों पर, उनको दोस्त बनाकर अच्छे से उनको प्रिपेयर करना चाहिए? जी बिल्कुल। आजकल मैं देखती रहती हूँ कि स्कूलों में भी क्या हो गया है, टीचर ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, बिल्कुल, वो ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी एक बच्चे पे तो ध्यान नहीं दे पाएंगे, पर आपका नेचर सॉफ्ट हो और बड़ी फ्रेंडली आप बच्चों से बात कर, तो 30 बच्चे क्या, आप एक क्लास में 60 बच्चों को भी हैंडल कर सकते हो। तो आपको चाहे कितना भी कुछ हो रहा हो, तो आपको बच्चों के साथ बहुत पोलाइट रहना चाहिए। स्ट्रिक्टनेस इतनी ज्यादा नहीं दिखानी चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके किसी कोने में डर बैठ जाए, उस डर का कहीं गलत रिजल्ट हो जाए, वो टीचर्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। और मेरे जो एनजीओ के बच्चे आते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे बच्चे मुझसे अपनी फैमिली से बताने से बजाय मुझे बताना ज्यादा पसंद करते हैं। वो मेरे साथ हर चीज शेयर करते हैं, कोई और किसी को ना बताए, पर मैं अगर उनसे पूछती हूँ कि बेटा क्या हुआ था, तो वो सारी चीजें बता देते हैं। तो वो मानते हैं कि आप सॉफ्टली हैं और आराम से मेरी बात को सुनते हैं। क्योंकि मैं उनकी बात सुनती हूँ, उनके लिए चीजें करती हूँ, तो उनको लगता है कि बच्चों को आज के डेट में क्या चाहिए, प्यार चाहिए। प्यार चाहिए, बिल्कुल। हम प्यार से तो कुछ भी बना सकते हैं उनको, अगर हमने उनके अंदर नफरत डाल दी तो वो नफरत ही समझेंगे। अच्छा, लगातार मैडम आप काम कर रही हैं और दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन आपने खोला, उसके बाद उसके माध्यम से भी अच्छा काम आपका चल रहा है। भारत तिब्बत समन्वय संघ में आप जुड़ी, तो उसका लक्ष्य क्या है? जैसे आपने बताया कि चीन से मानसरोवर जो मंदिर है हमारा, उसको छुड़ाने के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसके लिए जो आपने द्वारका और पूरी दिल्ली में जो मुहिम छेड़ी है, उसको आप किस तरीके से आगे बढ़ा रही हैं, किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं और लक्ष्य क्या है आप लोग? भारत तिब्बत समन्वय संघ का तो एक ही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, बिल्कुल। दूसरा तिब्बत की आजादी, बिल्कुल। क्योंकि
जो वहाँ पे जो तिब्बत का जो एरिया है वो पहले भारत का ही पार्ट था, हमें वो वापस चाहिए। हम उसके लिए ये सारी जंग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे इस लक्ष्य में और तिब्बती भाई बहन अपने स्थान पे जा सकेंगे, अपने परिवारजनों से मिल सकेंगे। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, वहाँ पे तिब्बती जो संख्या है वो कम होती जा रही है, क्योंकि चाइना ने धीरे धीरे उनको उनकी संस्कृति, उनका सब कुछ, घर, उनकी पुरानी धरोहर, उनकी पुरानी जितने भी मॉन्यूमेंट वगैरह जो थे वो धीरे धीरे खत्म कर रहा है, अपना चाइनीज साम्राज्य बना रहा है वहाँ पर। तो हमारा देश पड़ोसी देश होने के नाते, दूसरा दलाई लामा जी, परम पूजनीय दलाई लामा जी, हमने बचपन से उन्हें गुरु ही समझा था, क्योंकि वो हमारे भारत देश में ही रहते हैं और वो भी हमारे पार्ट है। तो हमें भी लगता है कि हमारा तिब्बत पार्ट है, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जी का मूल स्थान वहां पर है। अगर तिब्बत आजाद हो जाता है तो आराम से जो लोग हैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बिल्कुल। अभी बोलते हैं कि कॉरिडोर बन रहा है, तो क्या लगता है इतना आसान है कि चीन हमें आसानी से आने जाने देगा? बिल्कुल नहीं। दूसरा, तिब्बत के जरिए एक हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके जरिए तिब्बती लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ आराम से एंट्री कर सकते हैं, जो बांध बन रहा है। और इनका धीरे धीरे जो एरिया होता है वो क्या करते हैं, एक एरिया को पहले कब्जाते हैं, फिर वो पूरा वो एरिया एक तरह से पूरा हासिल कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इस पर अपनी ये जो आंदोलन चला रहे हैं ना छोड़, इसको जन आंदोलन नहीं बनाएंगे तो सरकार तक भी पूरी तरह से ये बात नहीं पहुंचेगी कि लोगों की जो आम समस्या है ना, हम वो पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ काफी तिब्बती महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो उनकी समस्याएं मेरे पास आती रहती है कि वहाँ ये हो रहा है, वहां पर एक माँ को बच्चे से अलग कर दिया जाता है पैदा होने के साथ साथ, तो ये भी गलत है। और महिलाओं को तो शोषण करते हैं वहां पर, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ही बुरा हो रहा है वहां पर। तो मेरा ये कहना है कि इस अत्याचार को रोकने के लिए भारत देश को हमारे प्रधानमंत्री जी सब तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस मामले में भी वो, मुझे उम्मीद है कि इस पे आवाज जरूर उठाएंगे और इस पे काम किया जाएगा। अच्छा, 550 साल के बाद हमारा एक सपना पूरा हुआ है, राम मंदिर का भव्य मंदिर तैयार हो गया है और अभी बन रहा है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। जी जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जिस पर आपने शायद एक बड़ा कार्यक्रम भी किया था। जी जी। तो कितनी आपको खुशी हो रही है, और कार्यक्रम जब आपने किया था तो कैसा लगा, कार्यक्रम में कितने लोग आए, कार्यक्रम की व्यवस्थाएं क्या थी, थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी। ये तो प्रभु की लीला है कि श्री राम जी अयोध्या में तो आए थे, पर द्वारका में जब हमने इसको प्रोग्राम को किया था तो बड़ा भव्य प्रोग्राम था ये, और ऐसा लग रहा था कि अयोध्या तो द्वारका में ही बन गई है। और सोचा नहीं था उस समय, कई लोग कई जगह अपना अपना प्रोग्राम कर रहे थे, कोई मंदिर में कर रहा था, कोई घर में कर रहा था, सब अपने जिस तरह से जिसकी जैसी सुविधा थी वैसे कर रहे थे। पर उस प्रोग्राम में भी भरा हुआ था, सुबह से लेके शाम तक में भी लोगों का आना जाना नहीं रुका था, क्योंकि जिस तरह से हमने मंदिर की डेकोरेशन पूरा सब कुछ किया था, तो ऐसा लग रहा था सबने, जितने लोग थे उनके मुंह से ये भी निकला कि दूसरा अयोध्या यहाँ पे बन गई है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, ये सब प्रभु की लीला है। राम मंदिर बनने के बाद जो मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ी है, कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी पहल नहीं करते तो शायद मंदिर अभी भी बन नहीं पाता। 70 सालों से जो सरकारें रही हैं उन्होंने मुहिम ही चलाई है खाली, लेकिन कर नहीं पाए। कितनी खुशी आपको हुई, और राम मंदिर जाने का, अयोध्या जाने का कब प्लान है आपका? देखिए, हम तो राम जी के वंशज हैं, वो हम उन्हीं के उससे हैं, तो हमें तो इतनी ज़्यादा खुशी है कि, और हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको भी बहुत खुशी हुई है, क्योंकि कई लोग तो रोए हैं बैठ के कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें कितनी बड़ी खुशी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। हम इंतजार कर रहे हैं बस भगवान कब हमें बुलाएंगे, हम उस दिन अयोध्या दर्शन करने जाएंगे। 5-6 साल से मैडम मैं आपको लगातार देख रहा हूँ, आप समाज में काम कर रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में संध्या सिंह चुनाव लड़ेंगी? ये भी सब भगवान जी की मर्जी है, प्रभु राम जी की मर्जी है, महादेव जी की, मैं महादेव जी को भी बहुत मानती हूँ। तो भोलेनाथ जी जब चाहेंगे वो वहीं ले जाएंगे,
तो मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, कोशिश नहीं कर रही हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है। दिशा वही दिखाएंगे। अगर उन्होंने कहा कि ऐसा करना है तो प्रभु की मर्जी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों लाइक करती हैं आप? क्या उनके अंदर अगर देखा जाए तो राम जी का ही रूप दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, कलयुग आ गया है, भगवान कल ही आएंगे, पर मुझे तो ऐसा लगता है भगवान जी आ चुके हैं। तो मोदी जी के अंदर राम जी का रूप दिखता है। आप मानती हैं कि मोदी जी के हाथ में हमारे देश की कमान है? जी तो सही है, चल रहा है? हाँ, बहुत सब कुछ सही चल रहा है। और जो लोग गलत समझते हैं उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि विपक्ष वाले तो बोलते ही रहते हैं। पर आप देखिए ना, विकास जिस गति से चला है। दूसरी बात, मोदी जी ने हर एक किसी को मौका दिया है। ये नहीं कि एक ही के हाथ में सत्ता दे रखी है वो ही हर बार। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो जो नए नए लोगों को लाते हैं, नई अपनी रणनीति अपनाते हैं, उससे बहुत देश में फर्क पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो महिलाओं के लिए उन्होंने जो बिल पास हुआ है कि 33% महिलाएं राजनीति में भी आएंगी, तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है। इससे महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि काफी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं पर वो वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब मोदी जी ऐसे लोगों को भी निकाल के लाते हैं जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होता। हम क्या सोचते हैं, अरे वो नेता है, उसी का बेटा नेता बनेगा। हमने बचपन से यही देखा है। कांग्रेस की सरकार इतने टाइम से थी, हमने तो यही देखा था, यही हमारे देश के राजा हैं। अपने खानदान को बढ़ाया। हाँ, उन्होंने अपने खानदान के अलावा किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। मोदी जी का आप देखिए, कोई मोदी जी के परिवार से कोई नहीं है, पर मोदी जी के पूरे देश परिवार है। ये भावना उनके अंदर दिखती है। वो सबको लेके चलते हैं और सबको मौका देते हैं। आप ये देखिएगा, कल वो कैबिनेट में आए थे, वो कैबिनेट के मंत्रियों को भी चेंज कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो नए लोगों को लाते हैं ताकि नए लोग काम करें, क्योंकि उन्हें काम करने वाले लोग चाहिए, क्योंकि वो खुद भी निरंतर काम करते हैं। तो संध्या सिंह लगातार समाज में काम कर रही हैं, आप अच्छे से काम कर रही हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं, जो कि मुहिम भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुहिम यही चल रही है कि महिला सशक्त बने और अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। अब ये जानना चाहता हूँ मैं, एक संदेश तो मुझे ये चाहिए आपसे कि आज की युवा पीढ़ी के लिए जो सोशल मीडिया में लीन है, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो संध्या सिंह का आज की युवा पीढ़ी और बच्चों को क्या संदेश है और परिवारों को क्या संदेश है? परिवार किस तरीके से बच्चों को हैंडल करें और बच्चे किस तरीके से अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाकर आगे बढ़े, क्योंकि आपका भी यही लक्ष्य है कि देश में बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो बच्चे आप खुद अपने में ताकतवर बने ताकि कहीं जाएं तो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। तो संध्या सिंह का क्या संदेश है? मेरा यही कहना है कि इस पूरे देश के बच्चियों से और सभी देशवासियों से यही कहना है कि बच्ची हो या बेटा हो या बेटी हो, ये कल का फ्यूचर है, हमारे भविष्य है। इनके ऊपर हमने इनका जीवन संवार दिया, अपना भी हम खुद का भी संवारेंगे और इनको एक अच्छे लक्ष्य भी दे पाएंगे। लक्ष्य देखो खुद ही को चुनना होता है, पर बच्चे को मार्गदर्शन हम देंगे तो वही कुछ एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि परिवार वालों से तो मेरा यही कहना है कि अपने बच्चे को मोटिवेट करें और जो वो चाहते हैं उनको उसी रास्ते में उनको आगे बढ़ने दें, जिससे वो अपना लक्ष्य जो भी बनाए वो बेस्ट करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। पर माँ बाप ही हैं जो उनको हिम्मत दे सकते हैं, दोस्त बन के। दूसरा, सुरक्षा को लेके मैं सरकार से ये उम्मीद करूंगी कि सुरक्षा ऐसा समय होना ही नहीं चाहिए कि हमें सुरक्षा की जरूरत पड़े। हमें खुद से बच्चियों को हर तरह से सक्षम बनाने के लिए हर तरह से एक्टिविटीज शुरू करा देनी चाहिए। दूसरी बात, जो देशवासियों से ये कहना चाहती है, जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनकी मानसिकता मेरे ख्याल से पहले सुना था कि जब देवियां गुस्से में आती थी, राक्षस जब राक्षसों का आतंक बढ़ जाता था तो देवी दुर्गा का रूप ले लेती थी। बिल्कुल। तो ऐसे ही आने वाले समय पे मैं चाहती हूँ कि हर लड़की दुर्गा बन जाए। मेरी फाउंडेशन का नाम दुर्गा सप्तशती इसलिए रखा है मैंने। एक किताब है जो मैं पढ़ती हूँ, दुर्गा सप्तशती, उसमें आप पढ़िए तो उसमें कवच है जो आपको पढ़ने से आपको एक
कवर करता है। पर हर लड़की नहीं पढ़ पाती है क्योंकि समय नहीं होता, दूसरा किसी को बच्चे को उनको बताओ ये चीज कि हमारे पुराने ग्रंथों में भी पढ़ के शक्ति मिलती है, और हम जब चलते हैं तो हमें अंदर से ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर एक दैविक शक्ति है। तो हमारे सामने ये नहीं कि वो हमसे बड़ा है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम मुकाबला कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि देखिए जब जब राक्षसों का राज बढ़ा तो देवियों को आना ही पड़ा। तो आज की डेट में एक दुर्गा नहीं है, हजारों दुर्गा बन के आएंगी। अंतिम पड़ाव में हम चल रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे है कि समाज में लगातार आप काम कर रही हैं, सारी स्थिति आप देख रही हैं कि किस तरीके से गरीब और जो बेचारे जिस तरीके के लोग हैं अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन आप गरीब लोगों के बीच में जाके, चाहे उनके परिवारों को कपड़े वितरण करना हो, चाहे बच्चों को कपड़े वितरण करना हो, इस तरीके का काम करते रहते हैं। आने वाले वक्त में अगर संध्या सिंह राजनीति में जा रही है और आने वाले वक्त में अगर राजनीति में आने के बाद अगर वो एक अच्छा लीडर बन गई और जीत के आ गए, तो हर नेता का एक सपना होता है, जो अच्छा नेता होता है, जो समाज में जाता है, तो सबसे पहले मेन मुद्दे कौन से रहेंगे जो संध्या सिंह पूरे करेंगी या सरकार से अपील करना चाहेंगी, कौन से मुद्दे? देखिए पहली बात तो अभी मैंने इतना सोचा नहीं था, पर मैं ये देखती हूँ कि मैं काफ़ी चीज़ें जो करना चाहती हूँ उसके लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे बस पावर इसलिए चाहिए कि मैं महिलाओं को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं और जितनी चीज़ें हैं मेरे उसमें मुझे बताई जाएंगी, और या जो मुझसे मैं महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए कर पाई तो मैं सबसे पहले करूँगी जो विकास के लिए। क्योंकि सरकार ने मुझे जिस काम के लिए चुना है, जैसे हमारे मोदी जी हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए दे दिया। तो मैं भी यही चाहती हूँ, मेरी भी यही उम्मीद है कि अब जो मेरे बचे हुए समय हैं वो मेरे समाज के लिए और मेरी उन बच्चियों के लिए हो जिनके लिए, और उन महिलाओं के लिए जो कुछ करना चाहती है, मैं उनको सशक्त बना दूँ हर लक्ष्य में। एक अंतिम सवाल, सोशल मीडिया पे आज की युवा पीढ़ी और बच्चियां तो ठीक हैं, अपडेट हैं, कुछ आगे बढ़ रही हैं, कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन अब हाउसवाइफ महिलाएं भी आ गई हैं जी। और अक्सर मैंने देखा है कि कई महिलाएं हैं, सारे खराब नहीं, अच्छी वीडियो भी बना रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो किसी टेंपल के बारे में बता रहे हैं, हम यहाँ आए हैं, इंडिया की लोकेशन बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ये मंदिर है, ये मंदिर है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग हैं, चंद लोग जो बहुत गलत तरीके से वीडियो बना रहे हैं और उनको ये नहीं पता है कि हमारी वीडियो बनाने से आज की बच्चियों पर कितना असर पड़ रहा है। और अगर जो लोग हैं, जो आज के युवा पीढ़ी है जिनकी हमने बात की है कि गलत सोच रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ते हैं, तो उनके लिए संध्या सिंह का कोई बड़ा संदेश, जो इस तरीके की वीडियो आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में, अब जब हम आगे बढ़ाते रहते हैं फेसबुक पर या इंस्टा पर, तो अक्सर जगह कुछ ऐसी एक्टिविटी वाली महिलाएं आ जाती हैं जिनको शर्म नहीं, जो मतलब उनको मौका मिल जाए तो हो सकता है कि वो अपने मतलब पूरी शर्म मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पर तो चलता ही है। जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी खुलेआम चलता था। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि जो सोशल मीडिया पर ये जो जिन्होंने साइट बनाई होती है, जो साइट बनाई होती है, उनको ये देखना पड़ेगा कि ये इस तरह की जो चीजें चलती हैं स्क्रॉल करने में, जो आप बता रहे हो, इस तरह की चीजें नहीं चलनी चाहिए। उनको ये भी सोचना चाहिए इसे बच्चे भी चला रहे हैं, इसे बड़े भी चला रहे हैं, सभी चला रहे हैं इसको। एक लास्ट सवाल बस, खाली सोशल मीडिया की हमने बात की, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब खुले में आपने देखा होगा कि लव स्टोरी का माहौल चल रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शर्म लिहाज दोनों भूल गए हैं, खुले में बैठे रहते हैं। और लोग, ऐसी बात नहीं है, पार्कों में लोग भी घूमने आते हैं, बड़े वरिष्ठ बुजुर्ग भी घूमने आते हैं, आप भी देखा होगा, सुबह घूमने जाते हैं हम लोग, तो उनकी एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं ख़राब होती है। तो क्या उन बच्चों को भी, आज के बच्चों को, ठीक है प्यार तो बरसों से चला आ रहा है, लेकिन अगर उसको हद में करे तो क्या सही नहीं रहेगा? हाँ, देखिए मैं एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, उन बच्चियों से भी कहना चाहती हूँ, जो बच्चे सबसे, कि माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से बच्चों को बड़ा किया होता है, ठीक है।
रहा प्यार मोहब्बत का सवाल, चलो ठीक है, हम किसी एक पर्सन को एक टाइम के लिए देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं उन बच्चों को समझाना चाहती हूँ जी कि हमें 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए हम किसी के साथ रहते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें हमारी पूरी दुनिया है, पर कभी हम ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने हमें पैदा किया उन्होंने कितना समय दिया और कितनी चीजें हमारे लिए की। अगर ये प्यार जिसको कहेंगे तो वो क्या था जो आपके लिए, आपको पैदा होने से लेके, आपको गोदी में रखने से लेके, आपको पढ़ाने से लेके, आपको स्कूल भेजने से लेके, आपके कॉलेज तक में भी आपका साथ दिया। तो ये जो प्यार मोहब्बत मैं सोचती हूँ ये कुछ नहीं है। आपने मकसद को ध्यान रखना चाहिए बच्चियों को और लड़कों को भी खासकर। और रहा जो माँ बाप कहते हैं, माँ बाप जहाँ ठीक कर समझते हैं वहाँ लोगों को जाना चाहिए और जो वो चुनते हैं आप उसी से ही प्यार मोहब्बत दिखाओ, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आजकल का प्यार प्यार नहीं है, वो छलावा है और जिंदगी बर्बाद कर रहा है। कई लड़कियां सुसाइड कर रही हैं इस चीज के चक्कर में, क्योंकि सब सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा हो रहा है। पहले इतना नहीं होता था, अब ज्यादा कुछ हो गया है क्योंकि आसानी से चीजें मिल जाती हैं, आसानी से सब चीजें हो जाती हैं। माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं बच्चियों को, चलो ठीक है कहीं नहीं जा रही है जाने दो, पर बच्चियों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें माँ बाप ने इतना ट्रस्ट किया है तो हम उनसे उनका गलत फायदा ना उठाएं, क्योंकि हम जो भी सोचेंगे बेस्ट सोचेंगे उनके लिए। तो यही पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए और बच्चियों को भी सोचना चाहिए। अगर इस चीज पे अगर बच्चे ध्यान देते हैं तो आपको लगता है कि देश में जो घटनाएं बढ़ रही हैं, गला काट देना, मार देना, भगा देना, इस तरीके से छोड़ देना, तो कम हो जाएंगी? हाँ, नेचुरली बहुत कम हो जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि अपनी बच्चों को आप अपनी संस्कृति के बारे में बताओ, उनको इस तरह से बिजी कर दो इन सब चीजों में, उनके साथ बैठो, उनको चीजें बताना शुरू करो, उनका इंटरेस्ट इसमें। अब आपने देखिए जब से मोदी जी आए, बच्चों यूथ के अंदर जय श्री राम एक ही बात बोलते हैं। उन्होंने एक ये क्या बोलते हैं बच्चों के दिमाग में, नसों में ऐसे भर दिया है कि अब वो भगवान श्री राम के बारे में उतना नहीं जानते होंगे, पर उनको जय श्री राम जो शब्द है वो खींच रहा है, अब ऑटोमेटिक खींच रहा है। आप सबसे ज्यादा मैंने यूथ के अंदर देखा, हमने अभी शोभा यात्रा निकाली थी, उसमें हद से ज्यादा यूथ था और समय भी देता है। हाँ, समय भी देता है। जय श्री राम के नाम से तो कभी भी बुला लो। तो आप कह रहे हैं कि सरकार अगर कोई मुहिम चलाती है अच्छे से तो समझ लो सक्सेसफुल होना है पक्का। सरकार की मैं बात नहीं कर रही, हमारे मोदी जी पे मुझे विश्वास है कि वो जो कर रहे हैं वो कुछ अद्भुत ही है, मतलब लोग खींच रहे हैं। तो आप मानते हैं कि 2014 से बदलाव है बहुत ज्यादा देश में? बहुत ज्यादा बदलाव है। श्री राम को लोग जानते हैं, जय श्री राम के नारे जानते हैं। आप देखिए इतनी पूजा पाठ पहले होती थी, आजकल तो महिलाएं भी जो हाउसवाइफ है रील बना के डाल रही हैं जय श्री राम के, कि चलो गाने हैं वो उसमें लोड करके डाल रही हैं। तो ये सब क्या ऑटोमेटिक नहीं है, ये एक जगह जगह हनुमान चालीसा का अपडेट होना। और ये जो हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, ये क्या है? ये पूरी सनातनी संस्कृति को बढ़ाने का एक माध्यम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मुहिम चल रही है लगातार, वो काम कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से काम कर रही है। बच्चे इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। हमारा उद्देश्य यही था कि हम बच्चों को सिखाएं, बड़े तो पहले से ही जानते हैं, बच्चों को ही नहीं पता था। आज के डेट में आप बताइए कौन बैठ के इतना ज्यादा वो करता है? आप तो सबको पता है, भगवान के बारे में पता चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले एक मैं प्रोग्राम में गई थी, भागवत में गई थी, वहां पर उन्होंने पूछा BTSS किया है, मैंने उन्हें बताया हम किसके लिए, उन्हें यही नहीं पता था कि मूल स्थान भगवान जी भोलेनाथ जी का कैलाश पर्वत पे। वो बोल रहे थे महाकाल का महाकालेश्वर है। हमने कहा नहीं बेटा, भोलेनाथ जी का मूल स्थान कैलाश मानसरोवर पे। तो बच्चों को नहीं पता है क्योंकि घर में ऐसा माहौल नहीं था, जानकारी देने वाला नहीं था, बच्चे घर में सुनते नहीं है। अब जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने जय श्री राम के जब से हो गए, बच्चों का भी हर हर महादेव, इन जो शब्दों में ना पावर है, ये ऑटोमेटिक सिखा रही है। तो 2024 में फिर से मोदी जी? हाँ, फिर से मोदी जी। लेकिन विपक्ष जो पार्टियां हैं तो एकजुट हो रही हैं, वो कह रही है कि हम मोदी जी को हराएंगे। होने दो, वो तो आपने पहले भी की, तो कई सालों से, क्या कई वर्षों से, ये सदियों से चला आ रहा है कि जब भगवान, मैं तो ये कहती हूँ मोदी जी के अंदर भगवान का रूप है, और वो जब आ गए हैं ना, तो जितने भी ये
विपक्ष की पार्टियां, मैं तो उनको सारे दानव ही बोलूंगी, जो कुछ ना कुछ उपद्रव करते हैं। अब आप सोचिए कितने बम ब्लास्ट होते हैं, हुए हैं अभी तक? जब से मोदी जी आए मैंने तो नहीं देखे, ना सुने कहीं। पहले क्यों होते थे? ये सब करवाए जाते थे, होते रहते थे। अब सब जगह शांति होती जा रही है, क्योंकि अब जो दानवों का ना धीरे धीरे विनाश हो रहा है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। तो अब आप देखिए सब चुप करके बैठ गए हैं धीरे धीरे। आप मानती है कि इनको डर सता रहा है? बुराई पे अच्छाई की जीत समय होने पे आती है। आप मानती है कि 2024 में इनको डर सता रहा है ना आने का? हाँ बिल्कुल, उनका इसलिए नई रणनीति बनाई जा रही है। वो मुकाबला, एक अकेला इंसान मुकाबला ही नहीं कर पा रहे उनसे, तो वो मिल के कुछ कर रहे प्लान। आप सोचिए एक ही इंसान पूरे इंडिया को वो करके रखा हुआ इसने, तो कुछ तो पावर है ना उनके अंदर में। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने तो इंडिया गठबंधन नाम रख दिया ना, इंडिया। तो लगता है कि इंडिया को लोग इंडिया के नाम से भी वोट देंगे लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया नाम रखने से कुछ फायदा होगा उनका? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब तो देखिए, अब तो मैंने सुना है कि भारत नाम होगा, तो मैंने देखता है मोदी जी जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और वो देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं। तो हमें पता है कि इस बार भी मोदी सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जुड़ी हुई थी समाज सेवी संध्या सिंह। लगातार आपने सुना कि किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आप देखते रहते हैं, उनके काम देखते रहते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है कि देश में 2014 से लगातार काम हो रहा है। हाँ, विरोधी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि 2014 से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बदलाव हो रहा है। और संध्या सिंह एक ऐसी महिला हैं जो लगातार ग्राउंड पे काम कर रही हैं, और ग्राउंड पे पूरे द्वारका से लेके दिल्ली से लेके कोने कोने में जाती हैं, बच्चियों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और बच्चियों को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं। उनका मकसद है कि बेटियां इतनी मजबूत बन जाएं कि अगर वो कहीं भी जाएं, कोई भी व्यक्ति उनको हाथ लगाने की कोशिश करे तो अपने बलबूते पे उनसे लड़ सकें, चाहे वो घर में कलेश वाला मामला हो और चाहे बाहर हो। इन तमाम मुद्दों पे क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।